बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और पीटीआई 7वें नंबर पर आई, तो सवाल ये पैदा होता है कि 7वें नंबर पर क्यों आई और उसने इतने बराए नाम वोट क्यों लिए। तो इसका एक जवाब तो सिंपल है कि उम्मीदवार 7 थे, इसलिए 7वें नंबर पर आई। अगर उम्मीदवार 8 होते तो 8वें नंबर पर आती। और दूसरा जवाब ये है कि 2018 के इलेक्शन में कराची के साथ जो अजीम तमाशा किया गया, अब वो तमाशा दोहराया नहीं गया। कराची में इतने ही वोट थे पीटीआई के जितने उसे मिले हैं इस ज़िमनी इलेक्शन में। 2018 में उसे 14 सीटें दी गई तोहफे के तौर पर, और ये ऐसा बड़ा खिलवाड़ था जो इससे पहले इसकी मिसाल 1971 के इलेक्शन में 1971 के मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में मिलती है, जहां अवामी लीग की आधी से ज़्यादा सीटें खाली करके वहाँ दूसरी जमातों के उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराया गया। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी, जिसका मशरक़ी पाकिस्तान में एक भी वोट नहीं था, उसे भी सीटें मिल गई। ये किया गया कि वहाँ कुछ उम्मीदवारों को खड़ा करके बिला मुकाबला जितवा दिया गया और कहा गया कि ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग, जमहूरी पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी को 150 सीटें घर बैठे मिल गई। तो इसी तरह कराची में ये हुआ। तो कराची में ज़िमनी इलेक्शन का जो नतीजा है उससे हट के अगर इंतखाबी मुहिम देखी जाए तो उसमें आपको ये मंजर मिलेंगे कि कई जगह पर तहरीके इंसाफ के जो कारकुन थे वो वोट मांगने गए थे, लोगों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। फिजिकली नहीं मारा, लेकिन बस मारने की नौबत थी। गालम गलोच, भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, मुर्दाबाद, इस तरह के नारों से, और उन्हें भागना पड़ा। इनके कैंप खाली रहे, कैंपों में कोई वर्कर नहीं था, कोई वोटर नहीं था, यानी वर्कर तक मौजूद नहीं थे। यानी शामियाने लगाए और उसके बाद वहाँ से चीज़ें गायब। और बल्कि एक वीडियो भी, ऑडियो भी लीक हुई, ऑडियो क्लिप, जिसमें कोई साहब कह रहे हैं कि हमें शामियाने लगाने के लिए वर्कर नहीं मिल रहे। तो ये तहरीक इंसाफ का वहाँ पोल इस तरह खुला। और आपने एक दिन पहले जारी होने वाले सर्वे देखे होंगे, गैलप के, पल्स के और एक और सर्वे करने वालों के। वो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का करीबी मुकाबला दिखा रहे थे, एक नेक टू नेक फाइट। बल्कि पल्स वगैरह ने तो ये भी अपने सर्वे में कहा कि इलाके में 77% आवाम जो हैं वो वावडा के हामी हैं, यानी पीटीआई को 77% वोट मिलने चाहिए थे, उसे तो 7% वोट भी नहीं मिले। पोलिंग का तनासब बहुत कम रहा, लेकिन मसला परसेंटेज का है। परसेंटेज जिस पार्टी ने जितनी ली और उसके हिसाब से आप देखें तो पीटीआई कहाँ खड़ी है, 7वें नंबर पर। और यही हाल इसका पूरे मुल्क में होने वाला है अगर इलेक्शन आज करा दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में अगर कोई साहब ये कहें कि नहीं, सियालकोट में तो पीटीआई ने बहुत वोट लिए, तो अर्ज़ ये है कि सियालकोट में जो मुस्लिम लीग की उम्मीदवार थी, उनके मुखालफ बरादरियों ने पीटीआई को वोट दिए। वहाँ अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को नुमायाँ होता तो ये बरादरियाँ उसको वोट देती, लब्बैक का होता तो उसको वोट देती। वो पीटीआई का वोट नहीं था, वो ख़ानदानी मुकाबला था। मुस्लिम लीग का वोटर एक तरफ था और मुस्लिम लीग के साथ जो उनकी उम्मीदवार का जो की बरादरी थी उनके साथ ही, और उनकी जो मुखालफ बरादरियाँ थी वो फिर पीटीआई में चली गई। पीटीआई के उम्मीदवार को वोट उन्होंने दिया। लेकिन ज़ाहिर है जब आम इलेक्शन होंगे तो फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। वहाँ तो खालिस पार्टी के वोट मिलेंगे, और अगर धड़ेबंदी होगी तो वो पीटीआई के साथ अब कोई धड़ा नहीं जाएगा। जो धड़े जाएंगे वो वहाँ कोई अगर दूसरा मुखालफ उम्मीदवार तगड़ा हुआ मुस्लिम लीग का, वो चाहे जमात इस्लामी का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे काफ लीग का हो, चाहे लब्बैक का हो, धड़ेबंदियाँ और बरादरियाँ उसका साथ देगी। पीटीआई का साथ देने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि खान साहब अगर हुकूमत टूट जाती है, जिस तरह के नक्शे बन रहे हैं, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ नक्शे फिर से बन रहे हैं, तो ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि खान साहब ये नारा लगाकर अवाम में आएंगे कि मुझे एहतसाब नहीं करने दिया गया और तमाम करप्ट अनासर ने इकट्ठा होकर मेरी हुकूमत फेल कर दी। तो इस तरह उनको वो इस नारे के साथ वो मैदान में उतरेंगे और फिर बड़ी अजीम कामयाबी हासिल करेंगे। ये ज़ाहिर है शेख चिल्ली का वो ख्वाब है जो अंडे मुर्गियों से भी आगे की चीज़ है। ये ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अवाम में उनका जो इस्तकबाल होने वाला है, तो एक उम्मीदवार अगर किसी एक हल्के में गया तो दोबारा फिर उस हल्के का रुख नहीं करेगा। पंजाब में ये सूरत हाल होने वाली है, क्योंकि अब जो सरपरस्त हैं वो उस तरह से पीटीआई की हिमायत करने के काबिल नहीं रहे। और वैसे भी 2018 में जो अजीम एडवेंचर किया गया वो सदी में एक मरतबा होता है, बस एक मरतबा हो गया, आइंदा उस तरह नहीं होगा। कोई और गेम हो सकती है।
मुस्लिम लीग का रास्ता रोका जा सकता है, किसी और पार्टी को आने का रास्ता दिया जा सकता है, लेकिन पीटीआई को उस तरह जितवाने का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म एक मसका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने हामी एंकर पर्सन और साथियों को बुलाकर, जिसमें बशीर मेमन के इल्ज़ामात का जवाब दिया गया, ये कहकर कि ये सब झूठ है, मैंने फ़लाँ काम भी नहीं किया, मैंने फ़लाँ बात भी नहीं कही। इसका मतलब ये है कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात ने जो ज़लज़ला पैदा किया, उसने इमरान खान के असाब शट कर दिए, क्योंकि कभी वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स इस तरह के इल्ज़ामात का इस तरह तरदीदी जवाब नहीं दिया करता। पार्टी बयान देती है या पार्टी का तर्जमान बयान देता है या हुकूमत के वज़ीर बयान देते हैं। वज़ीर आज़म का खुद मैदान में आना बशीर मेमन के मुकाबले में ये उनकी बहुत बुरी कमज़ोरी का इशारा है। और असल बात यह है कि इस तरह के बयानात से इमरान खान ने अपनी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर कर ली है और जान छुड़ाने का एक ही नुस्खा है, और वो है कमीशन, अदालती कमीशन। ये पीटीआई बात बात पर अदालती कमीशन बनाती है। उन कर्ज़ों पर भी कमीशन बनाया जिनके बारे में इनकी अपनी महकमा जाती गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये थी कि वो सारे के सारे वही इस्तेमाल हुए हैं जिन मकासद के लिए, जिन मनसूबे के लिए ये कर्ज़े लिए गए थे, वही इस्तेमाल हुए, इनमें कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई। और बौखलाहट का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि बशीर मेमन की फैक्ट्री पर सांगड़ में छापा मारा गया और कहा गया कि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। और उससे भी बड़ा लतीफ़ा ये है कि बशीर मेमन से जवाब मांगा गया है कि 1930 में आपके दादे परदादे ने जो ज़मीन ख़रीदी थी उसकी मनी ट्रेल लाओ। 1930 यानी आज से तकरीबन 90 साल पहले। तो इस पर अब क्या तबसरा किया जा सकता है, यही कि पागल हो गए। तो ये बशीर मेमन का मसला जो है ये बहुत संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और जो राय देने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि तिया पांचरा करने का फ़ैसला हो गया है। जो इसका हतमी ब्लूप्रिंट है वो सामने नहीं आया, लेकिन तय हो गया है कि अब इसके साथ क्या करना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मसला कश्मीर पर जो इल्ज़ाम मरीम नवाज़ ने लगाया था उसकी तायद पहले मौलाना फजल रहमान ने की, और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बयान दिया है, और वो बड़ा सख्त बयान है इमरान खान के सरपरस्तों के लिए। वो भी एक शदीद सदमे का बास है। बिलावल ने कहा कि इमरान खान को कश्मीर फरोश हुक्मरान के तौर पर तारीख याद रखेगी, यानी उन्होंने कश्मीर फरोश का खिताब इमरान खान को दे दिया है। तो अब इमरान खान के सरपरस्त क्या करेंगे? मसला यही है कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, और अब ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी जिस तरह की पार्टियाँ हैं जो कश्मीर काज के लिए लड़ती रही हैं ज़बानी तौर पर या अमली तौर पर, उन्हें चाहिए कि ये पार्टी बेसिस पर करारदाद पास करें, सिर्फ बयानात ना दें, बल्कि पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कौंसिल होती है, मजलिस आमला होती है, या जो भी इनकी पार्टी की मरकज़ी बॉडी है, वो इजलास बुलाए और इसके तमाम पहलुओं पर गौर करके एक मुनासिब तरीके से अपने खदशात का इजहार करे और आवाम को ये बताए कि उन्हें क्या क्या खदशात है और मसला कश्मीर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं रही कि जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि भारत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उस मुज़ाकरात के नतीजे में आज़ाद कश्मीर और गिलगित पर हमारा हक हो जाएगा और मकबूजा कश्मीर पर भारत का हक हो जाएगा, तो गोया आपने कश्मीर भारत की झोली में डालने का एतराफ़ कर लिया है। तो नाज़रीन, ये बशीर मेमन के इंकिशाफ़ात और ये मसला कश्मीर, ये दोनों इमरान खान के गले में कांटों का हार बनने वाले हैं, और आने वाले दिनों में आप देखिए कि ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। तीसरा नुक्ता सिराजुल हक जमात इस्लामी का अमीर है, उनका बयान है कि जो कोरोना का फ़ंड आया था वो उसका हिसाब दिया जाए, वो कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि अवाम में तो कोई खर्च नज़र नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, उसकी ये एक थोड़ी सी झलक है कि कोरोना के फ़ंड में IMF ने $1.3 अरब दिए, अमेरिका ने $8 मिलियन दिए, बरतानिया ने 144 मिलियन पाउंड दिए जो तकरीबन $200 मिलियन बनता है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने 153 मिलियन दिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन के एहतियात दिए। ये कितनी बड़ी रकम है, आप टोटल कर लें, और ये सारी की सारी रकम खुर्द बुर्द हो गई है, अवाम पर कहीं खर्च नहीं की गई। यहाँ तक कि जो वैक्सीन तोहफे में मिली थी वो भी इन्होंने निजी पार्टियों को बेच दी है ताकि वो महंगे दामों भी कितना 6 गुना ज़्यादा कीमत पर आवाम को फ़रोख्त करें। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ वैक्सीनेशन का अमल 0 और 1 के दरमियान रोटेट कर रहा है, इससे ज़्यादा
ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔